नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। धन जयंती का मन जाने का नहीं था, लेकिन सुप्रिया ने आग्रह के साथ कहा कि सुधांशु का नया मकान बना है और उसने बहुत अनुरोध के साथ गृह प्रवेश के मौके पर हमें बुलाया है, तो जाना चाहिए ना। आखिर लड़के ने मेहनत करके यह खुशी हासिल की है। अगर हम नहीं पहुंचे तो दीदी व जीजा जी को बुरा लगेगा। पर तुम्हें तो पता ही है कि आजकल मेरी कमर में दर्द है। उस पर गर्मी का मौसम है, ऐसे में घर से बाहर जाने का मन नहीं करता है। हम एसी डिब्बे में चलेंगे, टिकट मंगवा लेते हैं, सुप्रिया बोली। एसी में सफ़र करने से मेरी कमर का दर्द और बढ़ जाएगा। तो तुम सेकंड स्लीपर में चलो, मैं अपने लिए एसी का टिकट मंगवा लेती हूँ, सुप्रिया ने हंसते हुए बोली। सुप्रिया की बहन का लाडला सुधांशु पहले सरकारी नौकरी में था, पर बहुत महत्वाकांक्षी होने के चलते वह उसका मन नहीं लगा। जब सुधांशु ने नौकरी छोड़ी तो सबको बुरा लगा। उसके पिता तो इतने नाराज हुए कि उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। तब वह अपने मौसा मौसी के पास आकर बोला था, मौसा जी, पापा को आप ही समझाइए। आज ज़माना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मैं उद्योग विभाग में हूँ, पर हूँ तो निरक्षक ही। रिटायर होने तक अधिक से अधिक मैं अफसर हो जाऊँगा। पर मैं जानता हूँ कि जिनकी लोन फाइल बना रहा हूँ वे तो मुझसे अधिक काबिल नहीं हैं। यहाँ तक कि उन्हें यह भी नहीं पता होता कि क्या काम करना है, और उनके बैंक की तमाम औपचारिकताएं भी मैं ही जाकर पूरी करवाता हूँ। जब मैं उनके लिए इतना काम करता हूँ तब मुझे क्या मिलता है? कुछ रुपए। क्या यही मेरा मेहनताना है? दुनिया इसे ऊपरी कमाई मानती है। मेरा इससे जी भर गया है। मैं अपने लिए क्या नहीं कर सकता? हाँ, क्यों नहीं, पर तुम पूंजी कहाँ से लाओगे? उसके मौसा जी ने पूछा था। कुछ रुपए मेरे पास हैं, कुछ बाजार से लूँगा। लोगों का मुझ में विश्वास है, बाकी बैंक से ऋण लूँगा। पर बेटा, बैंक तो अमानत के लिए संपत्ति मांगेगा। हाँ, मेरे जो दोस्त के साथ में काम करना चाहते हैं वह मेरी ज़मानत देंगे, सुधांशु बोला था। पर मौसा जी, मैं पापा से कुछ नहीं लूँगा। हाँ, अभी मैं जो पैसे घर में दे रहा था वह नहीं दे पाऊँगा। धन जयंती ने उसके चेहरे पर आई दृढ़ता को देखा था। उसका इरादा मजबूत था। वह दिन भर उनके पास रहा, फिर भोपाल चला गया था। रात को उन्होंने उसके पिताजी से बात की थी। वह आश्वस्त नहीं थे, वह भी सरकारी नौकरी में रह चुके थे। कहा था, व्यवसाय या उद्योग में सुरक्षा नहीं है, या तो बहुत मिल जाएगा या डूब जाएगा। खैर, समय कब ठहरा है। सुधांशु ने अपना व्यवसाय शुरू किया तो उसमें उसकी तरक्की होती ही गई। उसके उद्योग विभाग के संबंध सब जगह उसके काम आ रहे थे। 2-3 साल में ही उसका व्यवसाय जम गया था। पहले वह धागे के काम में लगा था, फैक्ट्रियों से धागा खरीदता था और उसे कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियों को भेजता था। इसमें उसे अच्छा मुनाफा मिला। फिर उसने रेडीमेड गारमेंट्स में हाथ डाल दिया। यहाँ भी उसका बाजार का अनुभव उसके काम आया। अब उसने एक बड़ा सा मकान भोपाल के टीटी नगर में बनवा लिया है और उसका गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। बराबर सुधांशु का फ़ोन आ रहा था कि मौसी जी, आपको आना ही होगा, और धन जयंती ना नहीं कर पा रही थी। सुनो, भोपाल जा रहे हैं तो इंदौर भी हो आते हैं, सुप्रिया बोली। क्यों? अपनी बेटी रंजना के लिए वहाँ से भी एक प्रस्ताव आया हुआ है, शारदा की माँ बता रही थी। लड़का नगर निगम में सिविल इंजीनियर है, देख भी आएंगे। रंजना से पूछ तो लिया है ना? धनंजय ने पूछा। उससे क्या पूछना, हमारी जिम्मेदारी है, बेटी हमारी है, हम जानबूझकर उसे गड्ढे में तो नहीं ढकेल सकते।
इसमें बेटी को गड्ढे में ढकेलने की बात कहाँ से आ गई? धनजयंती बोले, तुम बात को भूल जाते हो। याद है हम विमल के घर गए थे तो क्या हुआ था? सबके लिए चाय आई थी। विमल के चाय प्याले में चम्मच रखी हुई थी। मैं चौंक गई और पूछा, चम्मच क्यों? तो विमल बोला, आंटी मैं शुगर फ्री चाय लेता हूँ। मुझे शुगर तो नहीं है, पर पापा को और बाबा को यह बीमारी थी, इसीलिए एहतियात के तौर पर शुगर फ्री लेता हूँ। व्यायाम भी करता हूँ। आपको रंजना ने नहीं बताया? ऐसा उसने कहा था। लड़की को बीमार लड़के को दे दो। अरे अभी तो जवानी है, बाद में क्या होगा? यह बीमारी तो मौत के साथ ही जाती है। मैंने रंजना को कह दिया था, भले ही विमल बहुत अच्छा लड़का है, तेरे साथ पढ़ा लिखा है, पर मैं जानबूझकर यह जिंदा मक्खी नहीं निगल सकती। पत्नी की बात को हूँ के साथ खत्म करके धनजयंती सोचने लगे। तभी यह भोपाल जाने को उत्सुक है, ताकि वहां से इंदौर जाकर रिश्ता पक्का कर सके। अचानक उन्हें अपनी बेटी रंजना के कहे शब्द याद आए, पापा चलो। यहाँ तो विमल ने पहले ही बता दिया, वह ईमानदार है और वास्तव में उसे कोई बीमारी भी नहीं है। पर मान ले आपने कहीं और मेरी शादी कर दी और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ कट गया, तो आप मुझे तलाक दिलवाओगे? तब बेटी का चेहरा देखते ही रह गए थे। उन्हें लगा सवाल वही है जिससे सब बचना चाहते हैं। हम आने वाले समय को सदा ही रमणीय व अच्छा अच्छा ही देखना चाहते हैं, पर क्या सदा समय ऐसा ही होता है? पापा फिर तो जो मोर्चे पर जाते हैं उनका तो विवाह ही नहीं होना चाहिए। उनके जीवन में तो सुरक्षा है ही नहीं। उसने पूछा था, पापा मान ले अभी तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन शादी के बाद पता चलता कि कोई गंभीर बीमारी हो गई है, तो फिर आप क्या करोगे? धनजयंती ने तब बेटी के सवालों को बड़ी मुश्किल से रोका था। अंतिम सवाल बंदूक की गोली की तरह छूता उनके मन और मस्तिष्क को झंझोर गया था। पर सुप्रिया के पास तो एक ही उत्तर था, उसे नहीं करनी, नहीं करनी। वह अपनी जिद पर अड़ी थी। रंजना ने भोपाल जाने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। वह जानती थी माँ वहाँ से इंदौर जाएगी। वहाँ शारदा की माँ का कोई दूर का भतीजा है, उससे बात चल रही है। स्टेशन पर ही सुधांशु उन्हें लेने आ गया था। अरे बेटा तुम, हम तो टैक्सी में ही आ जाते, धनजयंती ने कहा। नहीं मौसा जी, मेरे होते हुए आप टैक्सी से क्यों आएंगे? और यह सब कुछ आपका ही तो है। आप नहीं आते तो कार्यक्रम का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता, सुधांशु बोला। और मेहमान सब आ गए। सुप्रिया ने पूछा, हाँ मौसी, मामा भी कल रात को आ गए। उदयपुर से ताऊ जी और ताई जी भी आ गए हैं। घर में बहुत रौनक है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम सभी के लाडले हो और इतना बड़ा काम तुमने शुरू किया है। सभी को तुम्हारी कामयाबी पर खुशी है, इसीलिए सभी आए हैं, सुप्रिया ने चहकते हुए कहा। हाँ मौसी, बस आपका ही इंतज़ार था। आप भी आ गई। सुधांशु का मकान बहुत बड़ा था। उसने 4 बेडरूम का बड़ा मकान बनवाया था। उसकी पत्नी माधवी सजी धजी सबकी खातिरदारी कर रही थी। चारों ओर नौकर लगे हुए थे। बाहर जाने के लिए गाड़ियां थी। शाम को उसकी फैक्ट्री पर जाने का कार्यक्रम था। गृह प्रवेश का कार्यक्रम पूरा हुआ। मकान के लॉन में तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, शीतल पेय सामने मेज पर रखे हुए थे, पर सुधांशु के हाथ में बस पानी का ग्लास था। अरे सुधांशु, मुंह तो मीठा करो। सुप्रिया बर्फी का एक बड़ा टुकड़ा लेते हुए उसकी तरफ बढ़ी। नहीं मौसी नहीं, उसकी पत्नी माधवी पीछे से बोली। इनकी शुगर फ्री की मिठाई मैं ला रही हूँ, क्या इसे भी? हाँ, सुधांशु बोला। मौसी, रात दिन की भागदौड़ में पता ही नहीं लगा कब बीमारी आ गई। तब जांच करवाई तो पता लगा शुगर की शुरुआत है, तभी से परहेज कर लिया है। दवा भी चलती है, पर मौसी काम नहीं रुकता। जैसे मशीन चलती है
उसमें टूट फूट होती रहती है, तेल पानी देना पड़ता है, कभी पार्ट्स भी बदलते हैं। वही शरीर का हाल है। पर काम करते रहो तो बीमारी की याद भी नहीं आती है। इतना कहकर सुधांशु खिलखिलाकर हंस रहा था, और तो और माधवी भी उसके साथ हंस रही थी। उसने खाना खाते खाते पल्लवी से पूछा, जी सुधांशु को डायबिटीज़ हो गई, आपने बताया ही नहीं। सुप्रिया, इसको क्या बताना क्या छिपाना। बच्चे दिन रात काम करते हैं, शरीर का ध्यान नहीं रखते, बीमारी हो जाती है। हाँ, दवा लो, परहेज करो, सब याददाश्त चलता रहता है। तुम तो मिठाई खाओ, खाना तो अच्छा बना है। हाँ जीजी, हलवाई सुधांशु ने बुलवाया ही है, रतलाम से आया है, बहुत काम करता है। सुप्रिया, हम धन जयंती के आभारी हैं। सुना है कि उन्होंने ही सुधांशु की सहायता की थी। आज इसने पूरे घर को इज्जत दिलाई है। 50 आदमी इसके यहाँ काम करते हैं। सरकारी नौकरी में तो यह एक साधारण इंस्पेक्टर रह जाता। नहीं जीजी, हमारा सुधांशु तो बहुत मेहनती है, सुप्रिया ने टोका। हाँ, पर हिम्मत बढ़ाने वाला भी साथ होना चाहिए। तुम्हारे जीजा तो इसके नौकरी के छोड़ने के पूरे विरोध में थे, पल्लवी बोली। अब? सुप्रिया ने मुस्कुराकर पूछा। वह सामने देखो कैसे सेठ की तरह सजे धजे बैठे हैं। सुबह होते ही तैयार होकर सबसे पहले फैक्ट्री चले जाते हैं। सुधांशु तो यही कहता है कि अब काम करने से पापा की उम्र भी 10 साल कम हो गई है। दिन में 3 चक्कर लगाते हैं, वरना पहले कमरे से भी बाहर नहीं जाते थे। रात का भोजन भी फैक्ट्री के मैदान में ही बहुत ज़ोर शोर से हुआ था। पूरी फैक्ट्री को सजाया गया था, बहुत तेज़ रोशनी थी। शहर से म्यूज़िक पार्टी भी आई थी। धन जयंती को बार बार अपनी बेटी रंजना की याद आ जाती कि वह भी साथ आ जाती तो कितना अच्छा रहता, पर सुप्रिया की जिद ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। सुबह इंदौर जाने का कार्यक्रम पूर्व में ही निर्धारित हुआ था, पर सुबह होते ही धन जयंती ने देखा कि सुप्रिया ने इंदौर जाने की कोई उत्सुकता ही नहीं थी। वह तो बस अधिक से अधिक सुधांशु और माधवी के साथ रहना चाह रही थी। आखिर जब उनसे रहा नहीं गया तो शाम को पूछ ही लिया, क्यों, इंदौर नहीं चलना क्या? वहाँ से फ़ोन आया था और कार्यक्रम पूछ रहे थे। सुप्रिया ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह यथावत अपने रिश्तेदारों से बातचीत में लगी रही। सुबह ही सुप्रिया ने कहा था, इंदौर फ़ोन करके उन्हें बता दो कि हम नहीं आ पाएंगे। क्यों? धन जयंती ने पूछा। सुप्रिया ने सवाल को टालते हुए कहा, शाम को सुधांशु की कार जबलपुर जा रही है। वहाँ से उसकी फैक्ट्री में जो नई मशीनें आई हैं उसके इंजीनियर आएंगे। वह कह रहा था आप उससे निकल जाएं, मौसा जी को आराम मिल जाएगा। पर कार में एसी है तो तुम्हारी कमर में दर्द हो जाएगा, उसने हंसते हुए कहा। धन जयंती पत्नी के इस बदलते हुए मिजाज को समझ नहीं पा रहे थे। रास्ते में उन्होंने पूछा, इंदौर वालों को क्या कहना है? फिर फ़ोन आया था, सुनो, सुधांशु को पहले तो डायबिटीज़ नहीं थी, हाँ, अब देखो शादी के बाद हो गई है। पर माधवी बिल्कुल निश्चिंत है, उसे तो कोई तनिक भी चिंता नहीं है। बस सुधांशु के खाने और दवा का ध्यान दिन भर रखती है, और रहती भी कितनी खुश है। उसने सभी का इतना ध्यान रखा कि हम सोच भी नहीं सकते थे। धन जयंती मोग दर्शन की तरह अपनी पत्नी का चेहरा देखते रहे, तो वह फिर बोली, सुनो, अपना विमल कौन सा बुरा है? अपना विमल? धन जयंती ने टोका। हाँ, रंजना ने जिसको शादी के लिए देखा है। गलती हमारी है जो हमारे सामने ईमानदारी से अपने परिवार का परिचय दे रहा है। बीमारी के खतरे से सचेत है, पूरा ध्यान रखता है। अरे, बीमारी तो बाद में हो जाती है तो हम क्या कर पाते? वह तो यह तुम कह रही हो, धन जयंती ने बात काटते हुए कहा। हाँ, गलती सबसे होती है, मुझसे भी हुई है।
यहाँ आकर मुझे लगा बच्चे हमसे अधिक सही सोचते हैं। पत्नी की इस सही सोच पर खुशी से उन्होंने पत्नी का हाथ पकड़ अपने हाथ में लेकर धीरे से दबा दिया।